प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए, इधर हम बहुत लंबे अरसे के बाद आप लोग से मिल रहे हैं, क्योंकि कारण ये था कि ऑफलाइन क्लास शुरू होने के बाद ऑनलाइन पर थोड़ा ध्यान थोड़ा कम चला गया। लेकिन चिंता आपको नहीं करना है। अब हम आपके बीच इसी प्रकार से बीच बीच में वीडियो आपको देते रहेंगे। तो चलिए, पिछले लेक्चर में याद कीजिएगा जरा सा, पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने आपको पैकिंग इफिशिएंसी बतलाया था। याद कीजिए, संकुलन क्षमता, जिसमें कि हमको लगता है कि आपको एफसीसी तक, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी तक हम आपको संकुलन क्षमता हम आपको बतला चुके थे। सही है। चलिए, आज आगे बढ़ते हैं। हम आपको जो भी है अगला लेक्चर लेके हम आ रहे हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर ईसीसी का भी पैकिंग एफिशिएंसी आप हमको बतला दीजिए सर। तो चलिए, आज हम आपको और आगे अब वीडियो लेके आ रहे हैं। और जिस बच्चे का क्लास छूट गया हो वो कृपया हमारा ऑनलाइन ये जो आपका वीडियो है वो बराबर आप देखते रहिएगा। आपका ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। क्लियर है। तो चलिए, आज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ इंड सेंटर्ड क्यूबिक कितना होता है जरा सा। चलिए चलते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग efficiency of end-centered cubic। ईसीसी का संकुलन क्षमता। हिंदी इसका हो गया ईसीसी का संकुलन पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ इंड सेंटर्ड क्यूबिक। तो चलिए, आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं ईसीसी का संकुलन क्षमता कितना प्रतिशत होगा, कितना जगह वो एटम छेका जा रहा है, ऑक्युपाइड किया जा रहा है। और आप इंड सेंटर्ड में आप जानते हैं कि एटम जो है वो आपका 8 कॉर्नर के अतिरिक्त 2 आमने सामने फलक पर उपस्थित रहता है। क्लियर है। सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाइएगा तब तक आपको ए और आर के बीच संबंध स्थापित करना भी बहुत जरूरी है। जब तक ए और आर के बीच संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक आपका पैकिंग इफिशिएंसी नहीं निकलेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। चलिए, डायग्राम मेरा ऐसा है, इस तरह का है, आपका घन है। ठीक है, इस तरह से घन है। तो इंड सेंटर्ड क्यूबिक में एटम कहाँ कहाँ होगा, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि घन के 8 कॉर्नर के अतिरिक्त 2 आमने सामने फलक पर उपस्थित होगा। तो यहां आपको डायग्राम थोड़ा बनाना है अच्छा से। नंबरिंग कर दीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये आपका रेडियस आर है। क्योंकि ये सेंटर से जा रहा है तो 2r, ये आर। चाहिए तो इस तरह का ऐसा ऐसा यहां पर भी होगा आपका। ये आपका 8 कॉर्नर के अतिरिक्त ऐसा ऐसा यहां पर भी होगा। फिर यहां पर भी होगा इस तरह से। फिर यहां पर भी होगा
इस तरह से आपका इस कॉर्नर पर भी होगा, यानी इस तरह से 8 कॉर्नर पर और आमने सामने फलक पर होगा। अब रही बात कि जैसा आपने पहले सिंपल क्यूबिक बीसीसी या एफसीसी में आप जैसे किए कि लेट ए बी द एज लेंथ ऑफ द क्यूब एंड आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी कि यहां आपको लिखना पड़ेगा लेट ए बी द एज लेंथ बी द एज लेंथ ऑफ द क्यूब, एज लेंथ of the cube and R be the radius of a sphere. क्या हम लिखे कि मान लिया कि ए आपका घन के किनारे की लंबाई, सपोज मान लीजिए ये आपका घन के किनारे ए है और यहां आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण, और आपको पता है कि 90 डिग्री का सामने वाला भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्लियर है? तो यहां हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब हुआ क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ये चीज तो आप पहले से भी जान रहे हैं। तो यहां हम लिखे हैं कि मान लिया कि ए घन के किनारे की लंबाई तथा आर गोले की त्रिज्या है। चलिए, तो हम यहां मान रहे हैं कि लेट ए बी द एज लेंथ, जो भी आपका घन है उसके किनारे की लंबाई कितना है, ए है, और ये आर जो है, ये जो आपका स्फेयर है, इस गोले का त्रिज्या कितना है, आर है। तो चलिए हम चलते हैं किस ट्रायंगल में, ए ई जी में। तो ए ई जी में यहां आपका कितना है डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री का कोण के सामने वाला भुजा कहलाएगा कर्ण, मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो कहने का मतलब हम चलेंगे किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ई जी में। सही है? तो ए ई जी में जाएंगे तो हमको क्या करना है, किसका स्क्वायर, यहां आपको करना है क्या, ए जी का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए ई का स्क्वायर प्लस ई जी का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए जरा सा, ए जी का स्क्वायर यानी ए जी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस ई जी का स्क्वायर लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब है क्या कि यहां हम माने हैं, इसको माने हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया आपका कितना, ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, और ए जी को हम कितना लिख सकते हैं, आर जोड़ 2r जोड़ r, हम लिख सकते हैं 4r का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर, कॉन्सेप्ट कहीं दिक्कत नहीं, यहां तक आप देख लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक आपको हो गया। अब हम चलते हैं, जब मेरा आ गया यहां मेरा आ गया, जब मेरा यहां आ गया कि 4r बराबर हम लिख सकते हैं √2a स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं √2a। तो हम a बराबर कितना लिख सकते हैं बताइए, 4r बटे √2,
और 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना √2 गुना √2 r, बटा नीचे में है आपका √2, तो √2 कटेगा, इसका मतलब a बराबर हो गया आपका 2√2 r। अब आप देखिए, आपको a और r के बीच संबंध स्थापित हो गया। जब a और r के बीच संबंध स्थापित हो गया तब मेरा पैकिंग इफिशिएंसी निकालना आसान है, क्योंकि ईसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 2 होता है। तो कहने का मतलब आसान से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मानना है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 एटम बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल गुना 100। फार्मूला बैठाइए, आराम से कैलकुलेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जरा सा पैकिंग इफिशिएंसी का ए और आर के बीच जब संबंध स्थापित हो गया तो पैकिंग इफिशिएंसी का हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता है कि पैकिंग इफिशिएंसी बराबर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 एटम बटा होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल गुना 100। अब आपको पहले से भी बतलाए हैं कि यदि एटम स्फेरिकल है तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप लगा दीजिए यहां 2 गुना 4/3 पाई आर क्यूब बटे a क्यूब गुना 100। कहीं दिक्कत नहीं है। अब a का मान आप रख दीजिए, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां आप रख दीजिए इसका मान, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 4 और पाई का मान होता है 22/7 4/3 इंटू आर क्यूब गुना 100। और यहाँ आपका a का मान रख दिए 2√2 r का होल क्यूब। कर दीजिए, बाकी तो गुना भाग है। 2 गुना 4 गुना 22 गुना r क्यूब बटे 3 गुना 7 2√2 गुना 2√2 16√2 r क्यूब गुना 100। r क्यूब कटा, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और मेरे अंदाज से ये आपका आ जाएगा 2 11 बार में भी कट जाएगा ये। तो आपका कितना आ गया जरा गौर कीजिएगा। आपका आ जाएगा 1100 बटे 21/2। जब आप इसका मान निकालिएगा 1100 बटे 21 गुना 1.414 तो आपका आएगा 37.04। लगभग में हम लिख सकते हैं 37% अप्रोक्स। तो अगर आपको संकुलन क्षमता पूछ देगा कि ईसीसी का संकुलन क्षमता कितना प्रतिशत, तो आराम से आप बतला सकते हैं 37%। लगभग ये आपका 37.04 आ रहा है, लेकिन लगभग में अप्रॉक्स में हम लिख सकते हैं 37%। तो कहीं दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम ईसीसी का भी संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। लेकिन सब में आपको जो है डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। डायग्राम, बिना डायग्राम का तो आपको ए और आर के बीच संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। और जब तक ए और आर के बीच संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक आप जो है ना वो फॉर्मूला नहीं लगा पाइएगा। तो कहने का मतलब यहाँ इस तरह से आपका पैकिंग इफिशिएंसी आप ईसीसी का भी निकाल सकते हैं। सही है।
तो ये चीज था आपका ईसीसी का संकुलन क्षमता। तो हम आपको चारों यूनिट सेल का संकुलन क्षमता निकाल के बतला दिए। सिंपल क्यूबिक का भी 52.4%, बीसीसी का 68%, एफसीसी का 74% और ईसीसी का 37%। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए जरा सा। चलिए, तो ये था आपका पैकिंग इफिशिएंसी, सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला टॉपिक जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो है इम्परफेक्शन इन सॉलिड और डिफेक्ट्स इन सॉलिड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्राय क्वेश्चन इस बार 2022 में भी पूछा गया है। फ्रेंकल डिफेक्ट्स, फ्रेंकल डिफेक्ट से आप क्या समझते हैं और फ्रेंकल डिफेक्ट किसी भी ठोस में कैसे उत्पन्न होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। imperfection in solid, या इसी को आप कह सकते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ठोस में अपूर्णता या ठोस में दोष, ठीक है, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठोस में अपूर्णता, ठोस में अपूर्णता या ठोस में दोष। कह रहा है इम्परफेक्शन इन सॉलिड और डिफेक्ट्स इन सॉलिड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहता है कि कोई भी सॉलिड 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। कोई भी ठोस अगर है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो 100% परफेक्ट है। किसी भी ठोस में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स पाया जाता है। और ये डिफेक्ट उत्पन्न क्यों होता है? यह डिफेक्ट उत्पन्न होता है ड्यू टू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और इरेगुलरिटी और डेविएशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कहने का मतलब अवयवी कणों की अनियमितता या विचलन के कारण ही आपका जो है डिफेक्ट उत्पन्न होता है। तो कहा जा रहा है कि नो सॉलिड हैव 100% परफेक्ट, it is having some defect and this defects arises due to irregularity or deviation of the constituent particle। तो कहने का मतलब कोई भी ठोस 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, इनमें कुछ दोष पाए जाते हैं और यह दोष मुख्यतः अवयवी कणों की अनियमितता या इरेगुलरिटी के कारण उत्पन्न होता है। तो कहने का मतलब आप यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, नो सॉलिड हैव 100% परफेक्ट, no solid have 100% perfect, it is having some defect, it is having some defect which arises due to irregularity of irregularities of constituent particle,
तो क्या लिखे कि कोई भी ठोस वो 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है, इसमें कुछ दोष होते हैं, जो दोष पाए जाते हैं। एंड दिस डिफेक्ट्स अराइजेस ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्ट। अब यह भी कणों की अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। या तो हो सकता है एटम अपनी जगह से गायब हो गया हो, या हो सकता है एटम्स का टोटल रो और कॉलम में ही किसी भी प्रकार का डेविएशन हो। तो कहने का मतलब, तो आप लिख सकते हैं कि कोई भी ठोस 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। इनमें कुछ दोष पाए जाते हैं, इनमें कुछ दोष पाए जाते हैं, जो मुख्यतः अवयवी कणों की अनियमितता के कारण। तो अभी हम क्या लिखा है कि नो सॉलिड हैव 100% परफेक्ट and it is having some defects, and these defects arises due to irregularity of constituent particle। कोई भी ठोस 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है, इनमें कुछ दोष पाए जाते हैं, जो मुख्यतः अवयवी कणों की अनियमितता, इरेगुलरिटी या डेविएशन के कारण उत्पन्न होता है। तो ये था डिफेक्ट्स। अब रही बात कि डिफेक्ट्स जनरली कितने प्रकार के होते हैं, तो दीज आर हैविंग टू टाइप, दो प्रकार का डिफेक्ट्स पाया जाता है। एक आपका पॉइंट डिफेक्ट जिसको आप कहते हैं बिंदु दोष, और दूसरा है लाइन डिफेक्ट जिसको हम कहते हैं रेखीय दोष। सही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये था आपका डिफेक्ट। तो आप यहां लिखिएगा दीज आर हैविंग टू टाइप, दीज आर हैविंग टू टाइप्स, यानी ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि दोष दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा दोष? पहला डिफेक्ट है दैट इज नोन एज द पॉइंट डिफेक्ट, जिसको हम कहते हैं बिंदु दोष। सही है। और दूसरा डिफेक्ट है जिसको हम कहते हैं लाइन डिफेक्ट, रेखीय दोष। लाइन डिफेक्ट, रेखीय दोष। इसका मतलब क्या हुआ? जनरली डिफेक्ट्स आपका दो प्रकार का होता है। सही है, डिफेक्ट्स आपका जनरली दो प्रकार का, एक आपका है पॉइंट डिफेक्ट जिसको हम कहते हैं बिंदु दोष, और एक है आपका लाइन डिफेक्ट जिसको हम कहते हैं रेखीय दोष। अब ये बिंदु दोष और रेखीय दोष होता क्या चीज है,
इसके बारे में जरा सब पढ़ते हैं। सही है, अब चलते हैं हम एक एक करके थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट है क्या। पहला पॉइंट डिफेक्ट, जिसको आप कहते हैं बिंदु दोष। सही है, तो अब हम चलते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट बिंदु दोष से हम समझते क्या है। सही है, अब रही बात कि बिंदु दोष को हमको बताना है, तो जरा गौर कीजिएगा कि कहता है कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में, अगर मान लीजिए इस तरह का एटम का अरेंजमेंट है, इस तरह का एटम का अरेंजमेंट है, एटम यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, फिर एटम यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, फिर एटम यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। इस तरह से आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज है। अब मान लीजिए होता क्या चीज है, किसी कारणवश पॉइंट डिफेक्ट कैसे उत्पन्न होता है वो चीज जरा बताइए। कि इस तरह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज है, किसी कारणवश यहां से एटम लुप्त हो गया, यानी एटम यहां रहना चाहिए लेकिन एटम किसी कारणवश यहां से लुप्त हो गया, गायब हो गया, मिसिंग हो गया। एटम यहां से आपका लुप्त हो गया। एक तो ये कंडीशन हुआ कि एटम अपने जगह से स्थान छोड़ दिया, लुप्त हो गया किसी कारणवश। या तो ये हो सकता है कि एटम अपना पोजीशन को डिस्प्लेस कर गया, अंतराकाशीय वॉइड्स में चला गया। एटम यहां था, यहां से हसक के चला आया रिक्तिका में। अगर किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में अगर परमाणुओं की चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है, इरेगुलरिटीज होता है, तब हम कहते हैं कि ठोस में जो है वो पॉइंट डिफेक्ट है। तब कहा जाता है कि ठोस में आपका जो है वो बिंदु दोष है। तो कहने का मतलब हुआ कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में परमाणुओं के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता या विचलन को ही हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। तो क्लियर समझ में आ गया। या तो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब या तो एटम अपने जगह से यहां से लुप्त हो गया, गायब हो गया, यहां से आपका एटम था गायब हो गया। लेकिन कभी ये भी हो सकता है कि एटम अपने जगह से वो इंटरस्टिशियल साइड या वॉइड्स में चला गया। तो यदि किसी भी परमाणुओं के चारों ओर का आइडियल अरेंजमेंट में किसी भी तरह का द इरेगुलरिटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अराउंड एन एटम, तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। तो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में परमाणुओं के चारों ओर के आदर्श व्यवस्था में अनियमितता या गड़बड़ी को ही हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया होगा। तो इसका परिभाषा थोड़ा सा लिख लेते हैं। किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में, इसका परिभाषा लिख लीजिए। किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में, किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में परमाणुओं के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता या विचलन को, सही है, पॉइंट डिफेक्ट कहा जाता है।
तो हम क्या लिखा है कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में परमाणुओं के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता या गड़बड़ी, इरेगुलरिटी या डेविएशन को ही हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। तो कहने का मतलब वो आप लिखिएगा, द इरेगुलरिटी ऑफ constituent particle around an atom in a crystalline solid is known as point defect. तो किसी भी क्रिस्टल, यही चीज हम आपको बतलाए कि डिफेक्ट्स दो प्रकार का, एक आपका पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा लाइन डिफेक्ट। तो किसी भी क्रिस्टलाइन ठोस पदार्थ में परमाणुओं के चारों ओर का आइडियल अरेंजमेंट में यदि किसी भी तरह का इरेगुलरिटी या डेविएशन होता है, तब हम कहते हैं कि ठोस में बिंदु दोष है, पॉइंट डिफेक्ट है। और इस प्रकार के डिफेक्ट्स को ही हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर है? लिख लीजिए जरा सा। चलिए अब चलते हैं हम, दूसरा है लाइन डिफेक्ट, रेखीय दोष। अब रही बात, दूसरा डिफेक्ट है आपका लाइन डिफेक्ट। चलिए, दूसरा डिफेक्ट है आपका रेखीय दोष, लाइन डिफेक्ट। रेखीय दोष आप मैथ्स में पढ़े होंगे, याद कीजिए, मैथ्स में पढ़े होंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में आप पढ़े होंगे रो और कॉलम, याद होगा आपको। रो या कॉलम, कॉलम का मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लाइन डिफेक्ट का मतलब हम रो या कॉलम का बात करते हैं। आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में 12th क्लास में, पहला चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जिसमें ऊपर से नीचे फ्रॉम टॉप टू बॉटम दैट इज नोन एज द कॉलम, और लेफ्ट टू राइट, बाएं से दायां, दैट इज द रो, R1 R2 R3, कॉलम C1 C2 C3। अब हम क्या दिखलाते हैं, जरा ध्यान दीजिए। यदि इस तरह का आपका है, सही है, इस तरह का एटम्स का अरेंजमेंट, इस तरह से एटम आपका जुड़ा हुआ है, अरेंज है इस तरह से। अगर इसका पूर्ण पंक्ति, कहने का मतलब हुआ, अगर किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में अगर किसी जालक बिंदुओं का पूर्ण पंक्ति, चाहे वो रो हो या कॉलम हो, अगर पूर्ण पंक्तियों में किसी प्रकार का डेविएशन या इरेगुलरिटी है, तब हम कहते हैं कि ठोस में लाइन डिफेक्ट है।
यानी किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में जालक बिंदुओं के पूर्ण पंक्तियों में इरेगुलरिटी, अनियमितता या विचलन को ही हम कहते हैं लाइन डिफेक्ट। पूर्ण जालक बिंदुओं के पूर्ण पंक्तियों में, चाहे वो रो में भी हो सकता है, चाहे वो कॉलम में भी हो सकता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में, किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में जालक बिंदुओं के पूर्ण पंक्तियों में अनियमितता या विचलन को अनियमितता विचलन को लाइन डिफेक्ट कहा जाता है। तो कहने का मतलब, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में जालक बिंदुओं का पूर्ण पंक्तियों में पूरा लाइनिंग में, चाहे वो रो हो या कॉलम हो, अगर किसी भी प्रकार का डिस्टॉर्शन है, या तो पूरा का पूरा रो ऊपर चला जाए या कॉलम में किसी तरह पूर्ण पंक्तियों में यदि गड़बड़ी है, तब कहा जाता है कि ठोस में लाइन डिफेक्ट। तो आप लिखिएगा, द इरेगुलरिटी ऑफ constituent particle over entire row and column in a crystalline solid is known as तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी क्रिस्टलाइन ठोस पदार्थ के जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों में किसी भी तरह का अनियमितता या इरेगुलरिटी या डेविएशन को हम लाइन डिफेक्ट कहते हैं। सही है, तो जरा से इसको उतार लें आप अपने कॉपी में। चलिए, ये तो था आपका पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट्स के कितने प्रकार हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट्स का क्या, कौन कौन से टाइप है, उसके टाइप की ओर बढ़ते हैं। सही है, तो चलिए अगला हेडिंग डालिए आप, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। चलिए अगला टॉपिक है मेरा टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। यानी बिंदु दोष के प्रकार, कितने प्रकार के बिंदु दोष होते हैं।
बिंदु दोष के प्रकार। तो बिंदु दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। कौन कौन सा है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। मतलब बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ये पॉइंट डिफेक्ट्स आपका 3 प्रकार का। कौन कौन? स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, पहला है आपका स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, हिंदी में इसको स्टाइक्योमेट्रिक ही है, स्टाइक्योमेट्रिक दोष। पहला है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट। इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट जिसको हम कहते हैं अशुद्धता दोष। सही है। और तीसरा है आपका नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये पॉइंट डिफेक्ट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट 3 प्रकार का कौन कौन? पहला स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट और तीसरा है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर है? तो चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं और इसी तरह से बराबर हम आपके बीच अब वीडियो लेके आते रहेंगे। हम सॉलिड स्टेट का अप टू डेट एकदम सीरियल वाइज आपका वीडियो लाते रहेंगे। और जो भी बच्चे हमारे नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार से आपको पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। बीच में ऑफलाइन क्लास शुरू होने के बाद थोड़ा इरेगुलरिटी हो गया था मेरे अंदर, हम नहीं आ पा रहे थे आपके बीच, लेकिन इस तरह से आपका जो है ना अब चैप्टर से रिलेटेड वीडियो आपका सीरियल वाइज अप टू डेट आते रहेगा। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ओके, आज की मुलाकात यहीं